नेक्स्ट है कि व्हाट आर आइसोएंजाइम्स एंड हाउ डू दे हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में इनका रोल हमें देखना है। चलो, आइसोएंजाइम्स एंजाइम्स व्हिच एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म्स विद इन अ सिंगल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इवन इन अ सिंगल सेल, इनको हम आइसोएंजाइम्स भी कहते हैं। आइसोएंजाइम्स भी रोल इन केमिकल डायग्नोसिस ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। द आइसोएंजाइम मोस्ट कॉमनली एसिड आर क्रिएटिन काइनेज एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये दो सी के और एल डी जो होते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और क्रिएटिन काइनेज, ये दो हमारे पास क्या कहते हैं इन्होंने कहे। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सी के है ना, इज द फर्स्ट एंजाइम डिटेक्टेड ड्यूरिंग एम आई। ये हमारे पास फर्स्ट एंजाइम होता है ड्यूरिंग एम आई। सी के सीरम कंसंट्रेशन राइजेस, इसकी सीरम कंसंट्रेशन जो होती है वो राइज करती है और फॉल भी करती है सो रैपिडली दैट इट इज ऑफ लिटिल क्लिनिकल यूज आफ्टर सेवरल डेज। के कुछ दिनों बाद क्या कहते हैं ना, इसके कम इसकी ना क्लिनिकल यूज हो सकता है। इट्स कंसंट्रेशन इन ब्लड रीचेज द मैक्सिमम विद इन अ डे फॉलोइंग एम आई। ठीक है, एक दिन के अंदर क्या कहते हैं ना, ये मैक्सिमम हो जाता है सी के एम आई के बाद ही। सबसे पहले हमने सीके की बात कर ली कि उन्होंने कहा कि हमारे पास आइसो एंजाइम्स हैं, उनका हमने रोल बताना है ना मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। तो पहला हमने उसमें ना सीके को देखा है, अब हम एलडीएच को देखेंगे। एलडीएच हुज कंसंट्रेशन राइजेस लेटर इज यूज्ड टू मॉनिटर लेटर स्टेजेस ऑफ हार्ट डैमेज। ठीक है, तो ये हमारे पास लेटर स्टेज, ये फॉरी एक दिन के अंदर मैक्सिमम हो जाता है और ना हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास लेटर स्टेजेस तक जाता होता है। उन्होंने ये बात कही है कि हमारे पास क्रिएटिन काइनेज जो है, इसके तीन आइसोएंजाइम्स होते हैं। एक सीके एमएम जो स्केलेटल मसल में होता है, एक सीके बीबी जो ब्रेन में होता है, एक सीके एमबी जो हार्ट स्केलेटल मसल में होता है। इसको हम यूँ करते होते हैं कि ना एमएम है ना, तो दोनों में एम है तो ये मसल वाला होता है, दोनों में बी होगा तो वो ब्रेन हो जाएगा, और अगर एम और बी मिल जाए तो हमारे हार्ट में चला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास सी के एम बी जो है ना, इसके हमारे पास यूजफुल डायग्नोस्टिक विंडो होती है ये एक। ठीक है, इट अपीयर विद इन 4 to 6 आवर्स ऑफ एन एम आई। 4 to 6 आवर्स ऑफ एन नाम एम आई के अंदर ये आती है और उसके बाद फिर ये पीक करती है 24 आवर पे पीक करती है एंड रिटर्न्स टू बेस लाइन तक वापस चली जाती है बाय 48 to 72 आवर्स एज फॉर एलडीएच। लेकिन जहाँ एलडीएच की बात है तो ना एज फॉर एलडीएच इन्वॉल्व, ये अब एलडीएच के बारे में मैंने यहाँ पे ज़्यादा कोई डिटेल यहाँ पे लिखी हुई नीचे इन्होंने यहाँ पे लेकिन हमें बताई हुई है, ये तो हम कैसे पढ़ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद इंडिविजुअल सीके आइसोजाइम्स आर सेपरेबल बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, इनको हम कर सकते हैं, और 10 फैसिलिटेटिंग डिटेक्शन, तो डिटेक्शन भी हम ना इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, टाइम कोर्स फॉर सीरम मार्कर्स इन एक्यूट एमआई के अंदर टाइम, ये तो हमारे पास ये टेस्ट होगा, ये इसका ऑनसेट कब होगा, ये इसकी पीक कब होगी, इसका ड्यूरेशन। अच्छा, तो हमारे पास ये ट्रोपोनिन है, अच्छा, और ना ये सीके टोटल और एमबी और उसके बाद ये मायोग्लोबिन, ये सब तो हम सीके के तो पढ़ चुके हैं कि 3 to 12 आवर्स ना इसका ऑनसेट होता है, पीक 18 to 24 आवर्स में, और ड्यूरेशन 36 से 48 आवर्स इसका होता है। ये जो हमारे पास एलडीएच है ये 6 to 12 आवर्स के अंदर होता है और 24 से 48 आवर्स तक पीक पे जाता है, और 6 to 8 डेज या 5 to 10 डेज का ड्यूरेशन रहता है। ट्रोपोनिन भी 3 to 12 आवर्स है, 8 to 24 आवर्स और अप टू 10 डेज इसकी ड्यूरेशन चेंज है, बाकी सब कुछ ठीक है जैसा ही है। मायोग्लोबिन 1 to 4 आवर्स, 6 to 7 आवर्स का पीक पहुंचती है, 24 आवर्स तक इसकी ड्यूरेशन है। कहते हैं कि चार हमने उन्होंने ना बता दिए ठीक है। उसके बाद है कि डिफाइन एलोस्टेरिक एंजाइम्स, केएम वैल्यू ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, एलोस्टेरिक एंजाइम को हमने डिफाइन करना, साथ ही हमने केएम वैल्यू को भी करना। तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स आर द एंजाइम्स दैट चेंज देयर कन्फर्मेशन अपॉन बाइंडिंग ऑफ एन अफेक्टर व्हिच रिजल्ट्स इन एन अपीयरेंट चेंज इन बाइंडिंग अफिनिटी ऑफ अ डिफरेंट लाइगेंड बाइंडिंग साइट। मैंने कहा कि एलोस्टेरिक एंजाइम वो एंजाइम होता है जो अपनी कन्फर्मेशनल ना शेप जो होता है ना उसे चेंज कर लेता है। ठीक है, और वो तब चेंज करता है जब हमारे पास उस पर आके एक अफेक्टर जुड़ा होता है। ठीक है, अब वो ये ये अगर हमारे पास क्या कहते हैं ना एक एंजाइम है ना, ये हमारे पास एलोस्टेरिक एंजाइम है। ठीक है, ये हमारे पास अपनी कन्फर्मेशनल चेंज कर लेगा जब हमारे पास यहाँ आके ये एक क्या कहते हैं सब्सटेंस लग गया। अब इस सब्सटेंस को हमने अफेक्टर कह दिया। ठीक है, ये अफेक्टर इधर आके लग गया विच रिजल्ट्स इन अपीयरेंट चेंज इन बाइंडिंग अफिनिटी, और जब ये अपनी कन्फर्मेशन शेप बदलेगा तो हमारे पास फिर इसकी अपीयरेंट चेंज आ जाएगा अफिनिटी के अंदर, बाइंडिंग अफिनिटी के अंदर सबसेट के साथ। ठीक है, और हमारे पास ना डिफरेंट लाइगेंड बाइंडिंग साइट के ऊपर ये जुड़ा होता है, यहाँ पे अलग करके एक्टिव साइट थी, यहाँ पे अलग साइट पे आके जुड़ा होता है। ठीक है, इसको हम आसान नहीं भी कह सकते हैं कि वो एंजाइम जो कि एलोस्टेरिक ना इनहिबिशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, और एलोस्टेरिक इनहिबिशन के अंदर एक एलोस्टेरिक साइट होती है जहाँ पे आके हमारे पास इनहिबिटर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके जुड़ता है। उसके बाद हम देखें तो केएम वैल्यू ऑफ एन एंजाइम क्या होती है जी, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ वी मैक्स। ठीक है, यानी हमारे पास ना न्यूमेरिकली ना बराबर होती है उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के जहाँ पे हमारे पास वी मैक्स हाफ होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे कहा कि ना डिफरेंशिएट करें फॉलोइंग टर्म्स के अंदर। तो हमारे पास एपो एंजाइम है, ठीक है, हॉलो एंजाइम है इन दोनों के दरमियान। तो एंजाइम विदाउट इट्स नॉन प्रोटीन मोइटी इज कॉल्ड एपो एंजाइम, और एक्टिव एंजाइम विद इट्स नॉन प्रोटीन मोइटी इज कॉल्ड हॉलो एंजाइम। बात हो गई है। फिर हमारे पास हाइड्रोलाइसिस और लाइसिस में डिफरेंस करना है, हाइड्रोलाइसिस और लाइसिस में। तो हाइड्रोलाइसिस इट इज एन एंजाइम दैट कैटलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल एंजाइम दैट कैटलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन एक्ट एज एन हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे देखें ए और बी है साथ में, इसके H2O को डाला तो ए और बी है, तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो गया। इसमें यहाँ पे जो एंजाइम होगा यहाँ पे हाइड्रोलेज होगा यूज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लाइसिस होते हैं, तो इट इज एन एंजाइम दैट कैटलाइज द ब्रेकिंग या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ वेरियस केमिकल बॉन्ड्स बाय मीन अदर देन हाइड्रोलाइसिस। हमारे पास है कि ना लाइसिस के अंदर हमारे पास है कि इट इज एन एंजाइम, ये लाइसिस हमारे पास वो एंजाइम है जो कि कैटलाइज करता है ब्रेकिंग को एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर वेरियस केमिकल बॉन्ड बाय मीन अदर देन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के अलावा ये कोई भी और तरीका करके हमारे पास जो है ब्रेक करता है और ऑक्सीडेशन भी करता है और परफॉर्मिंग न्यू डबल बॉन्ड ऑफ न्यू रिएक्शन। पहले पढ़ चुके हैं या तो हमारे डबल बॉन्ड टूटता है न्यू ग्रुप्स के ना ऐड होने से, या फिर न्यू ग्रुप्स के रिमूवल से, ओल्ड ग्रुप के रिमूवल से हमारा डबल बॉन्ड बनता है। फिर कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव हो चुका है। उसके बाद है नेम एनी 3 एंजाइम्स हैविंग डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस इन डिजीज ऑफ लीवर एंड हार्ट। या लीवर और हार्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन से हैं, तो लीवर और हार्ट में, लीवर में हमारे पास ALT आ जाता है, ठीक है, उसके बाद AST आ जाता है और SGP आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो हार्ट है उसमें ट्रोपोनिन T आ जाता है, ट्रोपोनिन I आ जाता है और CKM भी आ जाता है। ये हमने तीन एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं, ALT AST और ना ये ना हमारे पास ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I और CKM भी ना, और हाँ एक और भी फोर्थ भी है हमारे पास LDH। उसके बाद हमारे पास गिव डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स। हमारे पास अल्कलाइन फॉस्फेटेज की हमारे पास ये बोन डिजीज कराता है, गॉल ब्लैडर डिजीज कराता है, ALT के बारे में है हमारे पास ये हमारे पास लीवर डिजीज कराता है, एमाइलेज के बारे में है कि हमारे पास ये पैंक्रियाटिक डिजीज कराता है, ड्यूडेनल परफोरेशन कराता है और रप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट कराता है। हाउ डज कोवलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस एंजाइम एक्टिविटी। यानी हमारे पास कोवलेंट मॉडिफिकेशन जो होती है ना एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स की, वो हमारे पास
एंजाइम एक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो कोवलेंट अटैचमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल कैन मॉडिफाई द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एंड मेनी अदर प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पे ना मॉडिफाई कर देती है कोवलेंट अटैचमेंट। इन दीस इंस्टेंसेस अ डोनर मॉलिक्यूल प्रोवाइड द फंक्शनल मोइटी दैट मॉडिफाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम। ये डोनर मॉलिक्यूल होता है ना, ये फंक्शनल अपना पार्ट देता है जो कि हमारे पास ना प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम को मॉडिफाई करता है। मोस्ट मॉडिफिकेशन आर रिवर्सिबल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि ना फॉस्फोराइलेशन और जो डीफॉस्फोराइलेशन है ये मोस्ट कॉमन होते हैं, लेकिन हमारे पास ये नॉट द ओनली मीन ऑफ कोवलेंट मॉडिफिकेशन। अब हमने कहा कि हिस्टोन्स जो कि प्रोटीन होते हैं जो कि असिस्ट करते हैं हमारे पास पैकेजिंग ऑफ डीएनए में इनटू क्रोमोसोम्स एज वेल एज आर रैपिडली एसाइलेटेड एंड डी एसाइलेटेड इन विवो। तो इन्होंने एग्जांपल्स के अंदर इन्होंने ये बात बताई है कोवलेंट मॉडिफिकेशन का क्या इफेक्ट करता होता है। ये एक फंक्शनल मोइटी देता है जो कि आगे जाके फिर हमारी प्रॉपर्टीज को मिलता है, अक्सर ये रिवर्सिबल होता है। एग्जांपल्स में आ रहा था कि फॉस्फोराइलेशन का आता है, डीफॉस्फोराइलेशन का आता है, हिस्टोन्स जो होते हैं वो हमारे पास ना एसाइलेटेड और डी एसाइलेटेड होते हैं। एन्यूमरेट द फैक्टर्स दैट मॉड्यूलेट द एंजाइम असिस्टेड रिएक्शन। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एंजाइम इनहिबिटर्स को करते हैं, तो हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, पीएच टेंपरेचर, ये तीन लिखे वाले, फिर एंजाइम कंसंट्रेशन, इनहिबिटर्स और फिर एक्टिवेटर्स, ये हमारे पास तीन से ध्यान लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि ड्रॉ एंड एलैबोरेट द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द माइकलसन प्लॉट एंड लाइन वीवर प्लॉट। ठीक है, ड्रॉ करना है, एलैबोरेट करना है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन की। तो हमारे पास इन्होंने यहाँ पे ना लाइन वीवर बर्ग प्लॉट दिया है फॉर डबल, इसको हम ना डबल कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइन वीवर बर्ग इक्वेशन ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स। तो ये इन्होंने यहाँ पे हमें दिया है और यहाँ पे इन्होंने बताया हमने 1/V0 और 1 ना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को एक्सिस पे रखा है। यहाँ पे जो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है वो 1/V मैक्स होता है, और हमारे पास जो कि ना हमारे पास एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है वो -1/Km होता है, और इसका जो स्लोप होता है ना वो Km/V मैक्स होता है। ये स्लोप होता है, ये हमारे पास क्या होता है वाई एक्सिस इंटरसेप्ट और ये एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। उसके बाद हमें कहा कि हमारे पास ना प्लॉट जो बनता है, प्लॉट प्रोवाइड यूजफुल ग्राफिकल मेथड फॉर द एनालिसिस ऑफ ये चाहिए। हमारे पास ये है कौन सी, हमारे पास ये माइकलसन मेंटन इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद फिर ना हमने जब दोनों रेसिप्रोकल ले लिया तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास ना लाइन वीवर बर्ग प्लॉट इक्वेशन बन रही है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर बताया कि रिएक्शन लॉस चाहिए, तो हमने अब इसके अंदर ना ये इनकम्प्लीट है, इसके अलावा हमने इससे पहले माइकलसन मेंटन प्लॉट जो है ना उसकी इक्वेशन के साथ उसका भी ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, उस ग्राफ के अंदर हमने क्या करना होगा, उसमें हम यूँ देखेंगे कि हमारे पास ना यूँ होगा, एक हमारे पास ना सिंपल रिएक्शन यूँ जा रहा है, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन जो होगा वो हमारे पास फिर और जल्दी चला जाएगा। ठीक है, तो यूँ करके हमने ना माइकलसन मेंटन काइनेटिक्स को दिखा देना है, और ना उसको फिर हमने दिखा देना है कि यहाँ पे वी मैक्स हमारे पास ना V max/2 इधर आ रहा था। ठीक है, तो इसका K1 इसका जो Km है वो कम है, इसका Km जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लेनी है, यहाँ पे हमने V0 लेना है, और यहाँ पे ऊपर जो है हमारे V max आ रही है। तो इस तरह करके हमने यहाँ पे हमने माइकलसन मेंटन का भी ग्राफ बनाना है इस वाले इसके साथ ही। एन्यूमरेट 6 फैक्टर्स व्हिच कैन इन्फ्लुएंस एंजाइम एक्टिविटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड पीएच ऑन रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइजेशन। तो हमने वो 6 के 6 पीएच टेंपरेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, इनहिबिटर, एक्टिवेटर, ये 6 हो गए। बाकी इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी मैं कर चुका हूँ, करा चुका हूँ कि अगर एंजाइम को कैप कांस्टेंट रख दिया तो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट तक। उसके बाद फिर क्या कहते हैं सैचुरेशन हो जाएगी और नहीं। और फिर इफेक्ट ऑफ पीएच अगर हम देखें तो वो भी हमारे पास ना एक्सट्रीमली हाई और लो पीएच वैल्यूज हैं, वो कंप्लीट लॉस ऑफ एक्टिविटी करेंगे, बाकी पीएच स्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम दिख रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहते हैं इन्होंने हमारे पास एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है कि हमारे पास 60-year-old फीमेल विद द हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा ट्रीटेड बाय मैस्टेक्टमी 3 years ago is now complaining of general malaise and bone pain. ठीक है, laboratory investigations including LFTs test to assess liver function suggest metastasis of cancer to liver, metastasis of liver cancer. The activities of which plasma enzymes are most likely raised in this patient, क्योंकि हमें पता है कि लीवर के अंदर हमारे पास ALT और AST यूज होते हैं, तो इसलिए ALT और AST रेज होंगे। What are the activities of certain plasma enzymes raised in this disease? This is ये why क्यों हमारे पास ये रेज होते हैं? This is so because due to metastasis the liver cells start damaging, and due to this damage the liver cells जो होंगे ना वो metastasis की वजह से damaging start करेंगे, due to this damage the liver enzymes start leaking in plasma, और इससे फिर हमारे पास ना प्लाज्मा में ना ये liver enzymes होंगे वो लीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। What do you understand by competitive and non-competitive inhibition of ये example? How does temperature influence the rate of enzyme catalyzation? ये competitive और non-competitive भी हो चुका है, effect of temperature भी हो चुका है कि हमारे पास ये ना इंक्रीज करता होता है। ठीक है, एक लिमिट तक करता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक करता है, और इसके अंदर हमारे पास एक 10 डिग्री राइज जो है 50 to 100% इंक्रीज इन टेम्परेचर आता है। एनुमरेट द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन अफेक्टिंग ये भी हो गया हमारे पास। हाउ इज एंजाइम एक्टिविटी रेगुलेटेड बाय कोवलेंट मॉडिफिकेशन, तो ये कोवलेंट मॉडिफिकेशन भी हो चुका है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हाउ डज पीएच इन्फ्लुएंसेस द एंजाइम एक्टिविटी, गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 एंजाइम इनहिबिटर्स यूज्ड एज ड्रग्स, हाउ इज एंजाइम एक्टिविटी रेगुलेटेड एलोस्टैटिकली। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला इफेक्ट ऑफ पीएच हो चुका है। उसके बाद हमारे पास इफेक्ट एंजाइम की हमारे पास होने के एंजाइम इनहिबिटर यूज्ड एज ड्रग्स, वैसे हम वहाँ पे कर चुके हैं लेक्चर के अंदर, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। हमारे पास ना पेनिसिलिन और एमोक्सिसिलिन ये एक्ट करते हैं बाय इनहिबिटिंग एंजाइम्स, ये इनहिबिट करते हैं एंजाइम्स को इन बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस में। इसके अलावा हमारे पास ना एस इनहिबिटर्स होते हैं जो कि हमारे पास ना लोअर करते हैं ब्लड प्रेशर को बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम, जो कि हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर होने में रोकता है, और उसके बाद ये जो एंजियोटेंसिन 2 है होने से रोकता है, और ना वेसोकंस्ट्रिक्शन रोकता है, तो वेसोडाइलेशन होती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अच्छा, ये जो ड्रग्स है ना हमारे इनके अंदर हमारे पास शामिल जो है वो है हमारे पास कैप्टोप्रिल, उसके बाद ना लिसिनोप्रिल और एनाप्रिल। उसके बाद एंजाइम रेगुलेशन एलोस्टैटिक रेगुलेशन उन्होंने पूछी हमारे पास, तो ना एलोस्टैटिक एंजाइम्स कौन से होते हैं रेगुलेटेड, एलोस्टैटिक एंजाइम रेगुलेटेड बाय मॉलिक्यूल्स कॉल्ड अफेक्टर्स। तो ये अफेक्टर्स इनको कहते हैं दैट बाइंड कोवलेंटली टू साइट अदर देन द एक्टिव साइट। दीस एंजाइम्स आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल सब यूनिट्स एंड द regulatory site that binds the effector may be located on the subunit that is not self-catalytic. अब उन्होंने कहा कि presence of allostatic effector can alter the affinity of the enzyme for its substrate or modify the maximum catalytic activity. उन्होंने कहा कि allostatic enzymes जो है ना उनको effector regulate करते हैं, उनके जो effector आगे देते हैं। वो effector के बारे में ये बात नहीं बताई, effector जो होता है ना अगर वो पॉजिटिव हो जाए तो हमारे पास फिर वो क्या कहते हैं ना वो करा देता है आगे जाके ना इंक्रीज कर देता है रेट को, और अगर वो हमारे पास effector नेगेटिव हो जाए तो हमारे पास फिर वो डिक्रीज करा देता है। ठीक है, तो इस तरह की रेगुलेशन होती है हमारे पास। Discuss the factors affecting enzyme catalyzation, ये हो चुके हैं। उसके बाद explain the phenomena of enzyme inhibition. तो any substance that can diminish the velocity of enzyme catalyzation is called inhibitor. The inhibitor resembles the substrate. For example, malonic acid resembles succinic acid, inhibits succinate dehydrogenase। ठीक है, तो malonic acid जो है वो हमारे पास succinic acid से resemble करता है, और ये succinic dehydrogenase जो है उसको
इनहिबिट करते हैं, कैन बी रिवर्स्ड बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है कि बता द जनरल बेसिस रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, व्हाट इज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम रेगुलेटेड बाय कोवलेंट मॉडिफिकेशन। तो ये कोवलेंट मॉडिफिकेशन तो हमारे पास हो चुका है। बाकी जो हमारे पास है कि एंजाइम एक्टिविटी को हम रेगुलेट ना बाकी 4 जनरल वेज कर सकते हैं। पहला जिसका कंट्रोल होता है ना उसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक कंट्रोल। दूसरा जिसका कंट्रोल होता है ना उसको हम कह देते हैं हमारे पास ना ये कैल्शियम जो होता है ना कंट्रोल प्रोटीन्स कुछ होती हैं हमारे पास जो कि हमारे पास इनसे कैल्शियम जुड़ता होता है, इसका कैलमेड्यूलिन है, ठीक है। तो उनके जरिए तीसरा जो है हमारे पास एंजाइमेटिक कंट्रोल बाय रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन, तीसरा कोवलेंट मॉडिफिकेशन के जरिए, और चौथा हमारा प्रोटीलिटिक एक्टिवेशन। तो 1 2 3 4 तो हमारे पास है एलोस्टेरिक कंट्रोल। एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैव डिस्टिंक्ट बाइंडिंग साइट्स फॉर इफेक्टर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, व्हिच कंट्रोल देयर रेट्स ऑफ रिएक्शन। दूसरा है कंट्रोल प्रोटीन्स पार्टिसिपेट इन द सेलुलर रेगुलेटरी प्रोसेस, फॉर एग्जांपल कैलमेड्यूलिन जो कि हमारे पास कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, which binds with high affinity and modulates the activity of many calcium regulated enzymes. In this way calcium acts as second messenger to allow crosstalk and feedback control। तो कैल्शियम जो है सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम करके फीडबैक कंट्रोल दिलवाता है, इसको और फिर रेगुलेट करवाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ना एंजाइम एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन इज कैरीड आउट विद अ वैरायटी ऑफ केमिकल ग्रुप्स। वैरायटी ऑफ केमिकल ग्रुप्स के साथ इसकी कोवलेंट मॉडिफिकेशन ना वो होती है कि हमारे पास ना कॉमन एग्जांपल है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स कैटलाइज्ड बाय एंजाइम नोन एज काइनेजेस, ठीक है। काइनेज जो है ना वो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप कराते होते हैं कि हमारे पास कोई इनएक्टिव एंजाइम पड़ा है उसको जाकर फॉस्फोराइलेशन उसी के फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा वो काइनेज कराते होते हैं, और ना उसकी रेगुलेशन ये होगी, यानी उससे दोबारा हटा दिया डिफॉस्फोराइलेशन हो गया हमारे पास, फिर ना वो इनएक्टिव हो जाएगा। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज मॉड्यूलेटेड बाय फॉस्फेट ट्रांसफर, ठीक है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो होता है फॉस्फेट ट्रांसफर से मॉड्यूलेट होता है। प्रोटीलिटिक एक्टिवेशन द अबव एग्जांपल इज रिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स फ्रॉम इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ एंजाइम नोन एज zymogens कन्वर्ट्स देम टू फुली एक्टिव फॉर्म्स। प्रोटीलिटिक एंजाइम कंट्रोल बाय दिस मैकेनिज्म। ये जो हमने अभी ऊपर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म वाली काइनेज से फॉस्फेट ग्रुप की एक्टिवेशन का पढ़ा है ना, इसकी ट्रांसफर का पढ़ा है, एक्टिवेशन ये हमने पढ़ा है रिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल के लिए हमारे पास जो कि हमारे पास ना हाइड्रोलाइसिस जिसके अंदर हमारे पास क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स होती है ना, इनएक्टिव फॉर्म्स जो कि zymogens होती है उनसे कन्वर्ट होकर फुली एक्टिव फॉर्म्स में जाना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंट्रोल करते हैं प्रोटीलिटिक एंजाइम्स। ये हमारे पास 4 फैक्टर्स हो गए, एलोस्टेरिक, कंट्रोल प्रोटीन्स, कोवलेंट मॉडिफिकेशन, इसके अलावा हमारे प्रोटीलिटिक एंजाइम्स।